दोस्तों, आज मैं एक सीरीज द रेलवे मैन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज उस टाइम की कहानी पर बेस्ड है जब 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी से हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो दोस्तों, ऐसी वो कौन सी वजह थी जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी, इस सीरीज के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए और ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक्सीडेंट हुए एक ट्रेन से होती है जो ब्रिज से नीचे गिरी हुई थी, और के मनन जो एक्सीडेंट में फंसे हुए थे वो ट्रेन से गिरते हुए एक बच्चे को बचाने की कोशिश में थे, पर वो बच्चा ब्रिज से पानी में गिर जाता है और तभी के मनन सर की नींद खुल जाती है, जो नींद में ही बच्चे को बचाने की कोशिश में थे। वैसे के मनन का नाम इफ्तिकार सिद्दीकी है, जो भोपाल जंक्शन के ही एसएम थे, यानी कि स्टेशन मास्टर। तो एसएम सर की कहानी 2 दिसंबर 1984 से शुरू होती है, उस वक्त से जब गैस लीक होने में मात्र 16 घंटे ही बाकी थे। एसएम सर हमेशा की तरह सुबह रेडी होकर स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। तभी उनके बेटे नवाज के बारे में पता चलता है। नवाज रेलवे में नौकरी नहीं करना चाहता था और इसी वजह से आज जो उसकी रेलवे में पोस्टिंग थी उसे ज्वाइन नहीं करने गया था। उसे तो बस किसी तरह बहुत सारे पैसे कमाने थे, इसलिए वो यूनियन कार्बाइड में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे आपको बता दूं, ये वही कंपनी थी जहां गैस लीक हुआ था। खैर, ये सुनकर कुछ देर के लिए तो एसएम सर सोच में पड़ जाते हैं, पर वो ज्यादा कुछ बेटे को नहीं बोलते और अपने स्टेशन भोपाल जंक्शन की ओर चले जाते हैं। इधर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में देखते हैं जहां इमरजेंसी अलार्म को बजाया जाता है, क्योंकि मीटर टैंक में एमआईसी टैंक का प्रेशर 100 डिग्री तक पहुंच गया था। इसलिए सारे वर्कर भाग दौड़ करने में लग जाते हैं। उन्हें लगने लगता है गैस अब लीक होने वाली है। वहीं पर फैक्ट्री वर्कर के सीनियर कमरुद्दीन को देखते हैं, जिन्हें एक वर्कर सलाह देता है फ्लेयर बैग्स को जला देने का, जिससे अगर गैस लीक होती भी है तो फ्लेयर की वजह से वो गैस जल जाती। लेकिन कमरुद्दीन सर बोलते हैं फ्लेयर बैग्स को गले हुए 3 महीने हो गए थे, जिसका मतलब था अगर गैस लीक होती है तो गैस जलने के बजाय हवा में फैल जाएगी। इसलिए अब कमरुद्दीन सर एमआईसी टैंक को चेक करने जाते हैं, क्योंकि अगर टैंक ज्यादा गर्म हो गया तो वो फट भी सकता था। लेकिन जब टैंक को चेक किया जाता है तो वो बिल्कुल ही ठंडा था। ये देखकर कमरुद्दीन सर की जान में जान आती है। फिर वो सभी को बताते हैं सब कुछ ठीक है, प्लांट का मीटर खराब होने की वजह से ज्यादा प्रेशर दिखाने लगा था, क्योंकि एमआईसी टैंक के पास वाले मीटर में प्रेशर तो 10 डिग्री दिखा रहा था, जो हमेशा की तरह नॉर्मल था। तभी वहां फैक्ट्री का मैनेजर भी आ जाता है, जो अमेरिका से आया हुआ था। नाम था मैडसन। वो सभी वर्कर को चेतावनी देता है कि अगली बार इमरजेंसी अलार्म तभी बजाए जब तक कि कोई वर्कर मर नहीं जाता। साथ ही वो मैडसन उसे भी ढूंढने का ऑर्डर देता है जिसने इमरजेंसी अलार्म को बजाया था। वैसे ये वक्त गैस लीक होने के 15 घंटे पहले की थी। आगे फैक्ट्री के पास ही रह रहे बस्ती वालों में से एक इमाद रियाज को दिखाया जाता है, जिससे कुमावत नाम का एक पत्रकार कुछ पूछताछ करने आया था, क्योंकि पहले इमाद उसी यूनियन कार्बाइड में ट्रक चलाने का काम करता था। साथ ही इमाद पत्रकार को बताता है कार्बाइड फैक्ट्री फसलों की दवा बनाया करती है, जिससे फसलों पर लगे कीड़े को मारा जाता है, और उसी दवा को पेस्टिसाइड बोला जाता है। पेस्टिसाइड बनाने के लिए कंपनी एमआईसी नाम की एक केमिकल का इस्तेमाल करती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का, जो कि वो केमिकल फैक्ट्री में ही बनाई जाती है। वैसे पहले ये एमआईसी अमेरिका में ही बनती थी और वहीं से उसे बड़े बड़े जहाजों के जरिए इंडिया के ट्राम्बे बंदरगाह तक लाया जाता था, और वहां से भोपाल लाने का जिम्मा इमाद का ही था। वैसे इस एमआईसी को इंजीनियर्स लिक्विड डायनामाइट भी बोलते थे, क्योंकि ये फैक्ट्री का सबसे खतरनाक और नाजुक केमिकल है। इसी वजह से इसे सीमेंट में गाड़ कर रखा जाता था। वहीं फैक्ट्री के पास 40-40 टन के 3 एमआईसी टैंक हैं, जो पूरी की पूरी हमेशा भरी रहती थी, जिससे बहुत लोग डरते भी थे। और तो और इमाद जब उन एमआईसी टैंक को बैरल में डालकर लाता था तो बैरल अच्छे से सील ना होने की वजह से
कभी कभी बारिश होने पर पानी MIC टैंक तक भी पहुंच जाती थी, जिस वजह से इमाद भी बहुत डरता था, क्योंकि MIC टैंक में पानी का एक बूंद भी चला गया तो उसे जहर बना सकती थी और हवा में फैल सकती थी, जिसे सांस लेने भर से ही आदमी मर जाता। और इसी वजह से जब इमाद वहां मास्क मांगने के लिए शिकायत किया, लोगों के साथ हल्ला भी मचाया, पर कार्बाइड वाले कोई एक्शन नहीं लिए। ऊपर से इमाद को नौकरी से निकाल दिए थे वो अलग, और नौकरी से निकालने वाला कोई और नहीं, मैडसन ही था। वैसे दोस्तों, ये मैडसन नाम से ही पागल लग रहा है, क्योंकि मैडसन मीन्स पागल का बेटा होता है, तो शायद इनके माँ बाप ने नाम भी सोच समझ कर रखे थे। खैर, जोक सपाट। कहानी में आए तो कमरुद्दीन मैडसन को सेफ्टी इशू पर ध्यान देने के लिए बोलता है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता था। तो मैडसन भी बोलता है कंपनी के बॉस लॉसेस मेकिंग पर पैसे लगाना नहीं चाहते, क्योंकि कार्बाइड कंपनी 1980 से हर साल लॉस में चल रही थी, जिसका कारण था फार्मर्स कार्बाइड कंपनी की पेस्टिसाइड नहीं खरीद रहे थे, और इसी वजह से फैक्ट्री को बंद करने की भी नौबत आ गई थी। पर मैडसन किसी भी हाल में कंपनी को चलाया जा रहा था, क्योंकि उसे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। साथ ही मैडसन इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि 1982 में CS टाइसन नाम के एक अमेरिकी जर्नलिस्ट यूनियन कार्बाइड में आया था तहकीकात करने और सेफ्टी इशू पर ध्यान देने के लिए। बाद में कंपनी की हालत देखकर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भी तैयार की और कंपनी को भेजा था वहां के सेफ्टी इशू पर ध्यान देने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। इधर कुमावत को भी इमाद से पता चलता है CS टाइसन ने भी भोपाल फैक्ट्री में सेफ्टी इशू को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और कंपनी को भेजा था। इसलिए अब कुमावत कैसे भी करके इमाद को वो रिपोर्ट लाने बोलता है। तो इमाद वो रिपोर्ट भी लाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि इसी सेफ्टी इशू की वजह से एक लीक हुआ था जिसमें मोहम्मद अंसारी नाम का एक वर्कर की जान चली गई थी, जो इमाद के भाई जैसा था, क्योंकि इमाद ने उसे अपने गांव से बुलाया था। दरअसल लीक होने की वजह से गैस की बू पूरे फैक्ट्री में फैलने लगी थी, जिस कारण कंपनी वाले अंसारी को ही अंदर भेज दिए थे गैस को बंद करने के लिए। इसमें अंसारी ने फैक्ट्री को तो बचा लिया था, पर खुद को नहीं बचा पाया था, क्योंकि वो गैस अंसारी के पूरे फेफड़े में फैल चुकी थी। ये बातें करने के बाद दोनों वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि इमाद को अपने जॉब पर भी जानी थी और आज उसके जॉब का पहला दिन था। बाद में इमाद रेडी होकर SM सर के पास आता है, तो SM सर भी इमाद का ब्रेन टेस्ट करने के लिए एक काम देते हैं, ऐसे चीज को ढूंढने के लिए जो भोपाल स्टेशन पर ठीक से चल नहीं रही थी, जिसके लिए इमाद को 10 मिनट का वक्त भी दिया जाता है। इसलिए इमाद तुरंत ही उस चीज को ढूंढने स्टेशन पर भी पहुंच जाता है। कुछ देर बाद इमाद दौड़ता हुआ वापस से SM सर के पास आता है और बताता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब लैंडलाइन फोन ऑलरेडी SM सर के टेबल पर थी तो उन्हें मैग्नेटोफोन की क्या आवश्यकता थी कम्युनिकेशन टेस्ट करने के अलावा। ये जवाब सुनकर SM सर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि रात में सही में चोरों ने 70 मीटर तक कम्युनिकेशन वायर को कट कर दिया था। इसलिए वायर रिपेयर करने के बाद SM सर मैग्नेटोफोन से ही कम्युनिकेशन टेस्ट करने वाले थे। खैर, जवाब के बाद इमाद की जॉब पक्की हो जाती है। इसलिए SM सर रात को 10:30 बजे किसी जगह पर इमाद को रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वहां से किसी मालगाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए प्रिपेयर करना था, और ये वक्त गैस लीक होने के ठीक 13 घंटे पहले की थी। आगे एक चोर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर 27 रॉबरी और डकैती का केस रजिस्टर्ड था, पर उसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। इसलिए वो इस बार भी स्टेशन के कुछ भिखारी बच्चों के बदौलत किसी को लूटने वाला था। लेकिन जब वो उस आदमी के पास जाने लगता है, तभी एक भिखारी बच्चा इशारे से उसे रोक देता है, क्योंकि चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ था। लेकिन शायद एक आदमी पेपर के फोटो को देखकर उस आदमी को पहचान जाता है, इसलिए वो चोर उस आदमी को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। बाद में पता चलता है वो चोर तो खुद एक कांस्टेबल है, इसलिए वो वर्दी पहनकर हेडक्वार्टर में चला जाता है और वहां के अकाउंटेंट से मिलता है, क्योंकि वहीं से उस कांस्टेबल को पता चलता था कौन कितना पैसा लेकर रेलवे हेडक्वार्टर से निकल रहा है। लेकिन अब उसे शक था वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो एक आखिरी रॉबरी करके
अंडरग्राउंड होना चाहता था, जिसके लिए वो कांस्टेबल अकाउंटेंट से सारे स्टेशन की लिस्ट मंगवाता है, ये जानने के लिए कि किस स्टेशन के तिजोरी में कितना पैसा रखा हुआ है। तो पता चलता है आज के दिन भोपाल जंक्शन में बहुत पैसा जमा हुए हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी तरह टाइम बीत जाती है और हमें उस वक्त दिखाया जाता है जब गैस लीक होने में मात्र 4 घंटे ही बचे थे। और तभी कार्बाइड फैक्ट्री में शिफ्ट भी चेंज होती है, जिसमें दिन में काम करने वाले वर्कर चले जाते हैं और रात में काम करने वाले वर्कर फैक्ट्री में आते हैं। तभी कमरुद्दीन भी रात के अंधेरे में ऑफिस में जाकर CS टाइसन की बनाई हुई रिपोर्ट की फोटोकॉपी बना लेता है और कुमावत को भी फोन कर देता है। यहाँ पर इमाद ने ही कुमावत को फोन कर CS टाइसन की रिपोर्ट लाने के लिए बोला था, क्योंकि इमाद कुमावत को अच्छी तरह से जानता था। रिपोर्ट के बारे में जानकर दोनों 2 घंटे में मिलने का डिसाइड करते हैं। आगे फैक्ट्री में वर्कर्स को दिखाया जाता है, जहां का सुपरवाइजर एक वर्कर को पाइप की धुलाई करने के लिए वाटर सप्लाई को चालू करने बोलता है। तो वो वर्कर भी मैनुअल पढ़ने लगता है, क्योंकि ज्वाइनिंग करते वक्त उसकी ट्रेनिंग मात्र 2 हफ्ते ही हुई थी, जबकि पहले नए वर्कर की ट्रेनिंग 6 महीने की होती थी। ये देखकर सुपरवाइजर गुस्सा होने लगता है, ये बोलकर कि उसकी भी ट्रेनिंग 2 हफ्ते ही हुई है, और फिर वो वर्कर से बोलकर पाइप की धुलाई शुरू करवा देता है। दोस्तों, यहीं पर वर्कर की पहली गलती होती है। अच्छे से ट्रेनिंग ना होने की वजह से वर्कर्स को पता ही नहीं था पाइप की धुलाई करने वक्त किन किन सेफ्टी इशू पर ध्यान रखना चाहिए। तभी देखते हैं पानी पाइप से होते हुए MIC टैंक तक भी पहुंचने लगती है, और अब सिर्फ गैस लीक होने में 3 घंटे ही बचे थे। आगे जब SM सर घर जाने लगते हैं तो बस्ती में ही एक शादी भी हो रही थी, इसलिए SM सर उनसे भी मिलने चले जाते हैं, क्योंकि जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी वो भोपाल जंक्शन पर ही क्लीनिंग का काम करती थी। नाम था विजया, और उसने SM सर को भी इनवाइट किया था। इधर इमाद भी रात में अपने काम पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक खराब इंजन को स्टार्ट करने के लिए बोला जाता है, पर इमाद से इंजन स्टार्ट भी नहीं होती। लेकिन तभी वहां पर इमाद का सीनियर आकर इंजन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ SM सर फिर से स्टेशन आते हैं, क्योंकि आज उनकी नाइट शिफ्टिंग भी थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात उसी चोर से होती है जो SM सर को किसी लुटेरे से सावधान रहने बोलता है, जो आज उनके तिजोरी को साफ करने वाला था। इसलिए वो कांस्टेबल ट्रंक में ले जा रहे पैसों की खुद ही देखभाल करने के लिए बोलता है, ये बोलकर कि वो रॉबरी करने वाले को रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। चोर की बात सुनकर SM सर भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और ट्रंक से सारे पैसे निकालकर ऑफिस की ही तिजोरी में रख देते हैं। लेकिन पैसों को रखते हुए वो चोर भी देख लेता है। बाद में SM सर उस कांस्टेबल के पास आकर अपने ऑफिस में इंतजार करने बोलते हैं। दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन की कम्युनिकेशन लाइन को रिपेयर करने के लिए पूरे जंक्शन की कम्युनिकेशन लाइन को कट कर दिया जाता है। उसी वक्त कार्बाइड फैक्ट्री में भी देखते हैं वर्कर्स सुपरवाइजर को कंप्लेन करने आते हैं कि पाइप से पानी टपक रहा है और उनकी आंखें भी जल रही है। ये सुनकर सुपरवाइजर ज्यादा वर्कर की बातों पर ध्यान नहीं देता और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करने के बजाय चाय पीने चला जाता है। ये वो वक्त था जब गैस लीक होने में मात्र 9 मिनट ही बचे थे। कुछ देर बीतने के बाद कंट्रोल रूम में से किसी तरह का अलार्म बजने लगता है। जब कंट्रोल रूम वाले सुपरवाइजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं तो सुपरवाइजर आराम से चाय पीने में बिजी था, इसलिए कंट्रोल रूम वाले खुद ही जाकर MIC टैंक को चेक करते हैं। तो इस बार वो टैंक पर हाथ भी नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि टैंक पूरी भट्टी की तरह गर्म था। इसलिए अब वो कमरुद्दीन से कांटेक्ट करते हैं, जो घर जाने के लिए निकल रहा था। तभी उन्हें सारी बात बताई जाती है। बाद में उनकी नजर फैक्ट्री पर भी जाती है, जहां से लीकेज होना शुरू हो गया था। ये देखकर कमरुद्दीन दौड़ते हुए कंट्रोल रूम में आता है, जहां पता चलता है टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच चुका था और प्रेशर तो 55 डिग्री। तभी पता चलता है ये टेम्परेचर लास्ट स्टेज पर थी। अगर टेम्परेचर इसे आगे भी दिखाने का होता तो शायद 100 से भी ज्यादा दिखाने लगती। इसके बाद तो वहां पर सुपरवाइजर और वर्कर दोनों को बुलाया जाता है। यहाँ पर कमरुद्दीन के पूछने पर पता चलता है वे लोग पाइप की धुलाई कर रहे थे, वो भी 9 बजे से, और अभी बज चुके थे 12, मतलब कि
3 घंटों से पानी चल रहा था। ये सुनकर कमरुद्दीन सुपरवाइजर से पूछते हैं, उसने स्लिप ब्लाइंड्स लगाए थे जिसे पाइप को धोने वक्त दोनों तरफ से लगाया जाता है ताकि पानी MIC टैंक तक ना पहुंचे। लेकिन स्लिप ब्लाइंड्स क्या होता है सुपरवाइजर को पता ही नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त उसे बताया ही नहीं गया था कि स्लिप ब्लाइंड्स क्या होते हैं। ये सुनकर तो कमरुद्दीन शॉक में हो जाता है, इसलिए अब वो जल्दी से पानी को बंद करने बोलता है, नहीं तो पूरा केमिकल उबल उबल कर गैस बन जाता। साथ ही कमरुद्दीन पूरे फैक्ट्री को खाली करने भी बोलता है, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सारे वर्कर फैक्ट्री में बेहोश होकर गिरने लगे थे। ये वो वक्त था जब फैक्ट्री से गैस पूरी तरह से लीक हो चुकी थी। बाद में पता चलता है फैक्ट्री में एक भी मास्क नहीं है, इसलिए सभी को बोला जाता है कोई भी कपड़े को गीला करके मुंह पर बांध ले। साथ ही कमरुद्दीन किसी तरह पानी टैंक तक पहुंचकर पानी को बंद करता है, लेकिन अभी भी टैंक में प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसलिए अब कमरुद्दीन सुपरवाइजर को वहां से निकल जाने के लिए बोलकर खुद बेहोशी के हालात में ही MIC टैंक तक आते हैं ताकि लीकेज वाले टैंक के केमिकल को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दें, पर वहां एक भी टैंक खाली नहीं था। ऊपर से उनकी आंखें जल रही थी वो अलग। इसलिए कमरुद्दीन सर सबसे पहले बचे हुए 2 टैंक के प्रेशर को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पानी दूसरे और तीसरे टैंकों में भी चली जाती, जिसका मतलब था गैस पूरी बस्ती के बजाय पूरे शहर को ही सुला देता। लेकिन तभी दोनों टैंक के बंद करते ही लीकेज वाला जो टैंक था वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कमरुद्दीन सर की वहीं पर मौत हो जाती है। साथ ही गैस भी पूरी तरह से फैक्ट्री के चारों तरफ बस्ती में ही फैल जाती है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत गैस लीक होने के 14 मंथ पहले का दिखाया जाता है। उस वक्त में जब इमाद का दोस्त अंसारी गैस लीक होने की वजह से मारा गया था और अंसारी के फैमिली वाले बॉडी को देखने आए हुए थे। इमाद भी अपने दोस्त को देखने आया था। यहीं पर इमाद को पता चलता है अंसारी की मौत फेफड़े में गैस भर जाने की वजह से हुई थी। तभी अंसारी के बॉडी को दिखाया जाता है। जब डॉक्टर्स उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है फेफड़ा पूरे जहर से भरा हुआ तो था ही, फेफड़े के बाहर भी जहर फैल चुकी थी। इधर अंसारी की वाइफ भी बताती है कार्बाइड वाले चुप रहने के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए थे, तो इमाद भी उसे रख लेने बोलता है, लेकिन वो कार्बाइड वालों से इसका बदला लेने की भी ठान लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां फैक्ट्री से निकलकर गैस पूरी हवा में फैल चुकी थी। तभी भोपाल जंक्शन से 100 किलोमीटर दूर साउथ भोपाल के इटारसी जंक्शन पर दिखाया जाता है, जहां के स्टेशन का एक आदमी भोपाल जंक्शन में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर भोपाल स्टेशन में लाइन कट होने की वजह से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। वहीं पर एक और SM विनोद जी को देखते हैं, जो लोगों के सामान गुम हो जाने पर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। इसलिए एक पैसेंजर उनके पीछे पड़ा था अपने सामान को ढूंढवा देने के लिए, क्योंकि लगेज में पैसेंजर के मॉम का डेथ सर्टिफिकेट था, पर विनोद उसे इग्नोर कर चला जाता है। तभी एक आदमी विनोद जी को आकर बताता है कोई जनरल मैनेजर रत्ती पांडे अपना GM स्पेशल ट्रेन लेकर इंस्पेक्शन के लिए इटारसी जंक्शन से आ रहा है। ये सुनकर तो विनोद जी सभी को रात में रोककर स्टेशन में सब कुछ ठीक करने के लिए बोलते हैं और अपने आदमी को GM स्पेशल पर ध्यान रखने बोलते हैं। दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन के नॉर्थ की तरफ से एक ट्रेन गोरखपुर एक्सप्रेस को दिखाया जाता है, जो झांसी से खुलकर भोपाल जंक्शन की तरफ बढ़ रही थी। उसी ट्रेन में अंसारी की वाइफ साजिया और उसके बच्चों को दिखाया जाता है, जो उसी ट्रेन से भोपाल आ रहे थे इमाद से मिलने के लिए। उनके साथ सिख की एक लेडी भी अपने बच्चे के साथ सफर कर रही थी। साथ ही वो थोड़ी डरी हुई भी थी, क्योंकि यही वो समय था जिस वक्त इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी और गोली मारने वाला उनका ही अंगरक्षक था, जो दोनों के दोनों सिख थे। खैर, इस कहानी के बारे में हम किसी और स्टोरी में बात करेंगे। अभी चलते हैं प्रेजेंट की कहानी पर। तो ट्रेन पर बैठी सिख लेडी भी डरी हुई थी, क्योंकि ट्रेन में कुछ ऐसे लोग थे जो सिखों को मारने काटने की बातें कर रहे थे। आगे भोपाल के निषादपुरा यार्ड में दिखाया जाता है, जहां इमाद काम कर रहा था।
वो भी गैस लीक होने के 20 मिनट बाद। यहाँ पर इमाद अपने सीनियर के साथ सारा काम खत्म कर बैठा हुआ था, क्योंकि अब इमाद को सिर्फ कम्युनिकेशन वायर रिपेयर होने के बाद स्टेशन के दूसरे तरफ से वर्कर्स को लाना था। कुछ देर बाद इमाद का सीनियर बाथरूम जाने के लिए ट्रेन से जैसे ही बाहर आने लगता है, उसे किसी तरह की स्मेल आने लगती है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो बदबू कुछ ज्यादा ही फैल चुकी थी, जिस वजह से इमाद का सीनियर वहीं गिरकर मर जाता है। ये देखकर जब इमाद ट्रेन से बाहर आता है तो उसे स्मेल जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो वापस ट्रेन में ही चला जाता है। इसके बाद इमाद खुद भी कपड़े को भिगाकर मुंह पर बांध लेता है और अपने सीनियर के पास जाता है, लेकिन तब तक वो मर चुके थे। इसलिए इमाद आगे बढ़कर देखता है तो वहां काम कर रहे सारे लोग भी मारे गए थे, लेकिन एक बूढ़ा व्यक्ति अभी भी बचा हुआ था। तो इमाद जल्दी से उसे उठाकर वापस इंजन में ले आता है। आगे हमें फिर से भोपाल जंक्शन पर दिखाया जाता है, जहां वेटिंग एरिया में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए थे। तभी वहां पर विजया दौड़ती हुई आती है एसएम सर से कुछ पैसे मांगने के लिए, क्योंकि लड़के वालों के कुछ मेहमान बिना बुलाए आ गए थे, जिस वजह से खाना कम पड़ गया था। इसलिए हलवाई दोबारा खाना बनाने के 350 रुपया और मांग रहा था। अगर विजया वो पैसा नहीं देती है तो हलवाई खाना नहीं बनाता। ये सुनकर एसएम सर अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकालकर विजया को दे देते हैं, पर अभी भी कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एसएम सर वहीं पर बैठे हुए चोर यानी कांस्टेबल से पैसे मांगकर विजया को दे देते हैं। वहीं कांस्टेबल पैसे देने में थोड़ा हिचकता तो जरूर है, पर वो झट से पैसे निकाल कर दे देता है। लेकिन जब विजया वापस आने लगती है तभी देखते हैं स्टेशन पर भी लोग गिरने लगे थे। कुछ देर बाद विजया भी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ बस्ती में भी बाराती में नाच रहे लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं और फिर धीरे धीरे करके सभी की सांसें फूलने लगती है, जिस वजह से पूरे बस्ती में भगदड़ मच जाती है। इधर ऑफिस में बैठे एसएम सर जैसे ही बाहर आते हैं, स्टेशन की हालत देखकर तो उन्हें पसीना आ जाता है। साथ ही उनके सपनों में आने वाला ट्रेन हादसा भी याद आने लगता है। इसके बाद तो स्टेशन में खुद एसएम सर दौड़ कर सभी को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी वहां पर एसएम सर को विजया भी दिख जाती है, जो वहीं पर बेहोश थी। कुछ देर बाद वहां पर कांस्टेबल भी आता है, जो एक बच्चे को लिए हुए था। वो एसएम सर से बोलता है, जब वे लोग ऑफिस में बैठे हुए थे तो ठीक थे, पर अचानक से बाहर आने पर उसे कुछ स्मेल आने लगी थी। ये सुनकर एसएम सर वहां पर भाग दौड़ कर रहे सारे पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में चलने बोलते हैं, जिसके बाद तो स्टेशन पर रह रहे सारे लोग वेटिंग रूम में चले जाते हैं और पूरा जंक्शन एक शमशान में बदल जाता है। इधर भोपाल शहर के बाहर पत्रकार को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस वाले धमकाने आते हैं कि वो बड़े लोगों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप ना छापे, वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर कुमावत मना कर देता है। उनका कहना था वो जो भी लिखते हैं सच के लिए लिखते हैं, इसलिए वो किसी के धमकियों से नहीं डरते। दोनों इस पर बातें कर ही रहे थे, तभी पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज मिलती है सारे यूनिट को रिपोर्ट करने का, क्योंकि कार्बाइड में गैस लीक हुआ था और बहुत लोग मारे गए थे। ये सुनकर पुलिस वाले तो वहां से चले जाते हैं, साथ ही कुमावत भी उसी तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बस्ती में प्रवेश करने वाला था, बहुत से लोग वहां से भागते हुए दिख जाते हैं। ये देखकर कुमावत फिर भी मुंह पर कपड़ा बांधकर आगे चला जाता है और फैक्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। इधर मैडसन भी गैस लीक होने वाली जगह पर आता है तो देखता है कमरुद्दीन मरा हुआ है। साथ ही उसे पता चलता है कमरुद्दीन मरने से पहले बाकी के 2 टैंक को बंद कर दिया था। अगर ऐसा नहीं करता तो कुछ भी हो सकता था। इसके बाद मैडसन फैक्ट्री में आकर बचे हुए वर्कर्स को फैक्ट्री के एंट्रेंस गेट को बंद कर देने बोलता है, ताकि कोई भी पुलिस या जर्नलिस्ट अंदर ना आ सके जब तक कि उनका लॉयर यूएस से ना आ जाए, क्योंकि यूएस हेडक्वार्टर से जब तक कोई ऑर्डर ना मिल जाता वो इस हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। इसके बाद मैडसन फैक्स के जरिए ही यूएस मैसेज भेजता है। दूसरी तरफ इमाद भी इंजन को लेकर बूढ़े आदमी के साथ भोपाल जंक्शन की तरफ चला जाता है। तभी जंक्शन के वेटिंग रूम में भी एक स्वस्थ डॉक्टर एक मरीज को मौत टू मौत सांस देने के कारण मारा जाता है,
जिससे लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी बीमारी है। इसलिए अब कुछ लोग बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाने की बात कर रहे थे, लेकिन बुलाते कैसे, सारी कम्युनिकेशन लाइन बंद पड़ी थी। सभी इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ इमाद भी इंजन लेकर पहुंच जाता है। ये देखकर अब सभी इंजन की तरफ भागने की कोशिश करने लगते हैं, तो एसएम सर भी सभी को बाहर जाने से मना करने लगते हैं, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली थी। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जबरदस्ती बाहर चला जाता है, पर जैसे ही वो बाहर जाता है इंजन तक पहुंचने से पहले ही मारा जाता है। ये देखकर तो सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो अब इमाद खुद ही बूढ़े आदमी को बाहर निकाल कर लाने लगता है। इसलिए एसएम सर भी मुंह पर कपड़ा बांधकर जल्दी से इमाद के पास जाकर दोनों बूढ़े आदमी को अंदर ले आते हैं। इसके बाद इमाद सभी को बताता है ये सब कुछ वही केमिकल फैक्ट्री की वजह से हुआ है, क्योंकि इमाद इस चीज से अच्छे से वाकिफ था। बाद में इमाद सभी को मुंह पर गीला कपड़ा बांध लेने बोलता है, क्योंकि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं था, जो था सिर्फ गीला कपड़ा ही था। कुछ देर बाद एसएम सर इमाद को ही एक काम देते हैं, इटारसी में जंक्शन पर मैसेज पहुंचाने का, ताकि वहीं पर गोरखपुर एक्सप्रेस को रोककर कोई रिलीफ ट्रेन भेज सके। पर वहां तक खबर पहुंचेगी कैसे, ये चिंता सताई जा रही थी। तो अब एसएम सर इमाद को जहां पर कम्युनिकेशन का काम चल रहा था वहां जाने बोलते हैं, ये पता करने के लिए कि लाइन रिपेयर हुई थी या नहीं। तो इमाद भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है गोरखपुर एक्सप्रेस आने के बाद पूरा भोपाल जंक्शन ही कब्रिस्तान बन जाता। दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस जैसे ही विदिशा जंक्शन पर रुकती है, कुछ दंगई उसी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, ट्रेन पर बैठे सारे सरदारों को मार देने के लिए। और फिर वे लोग ट्रेन में ही बैठे सभी पैसेंजर्स को चेक करने और नाम पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग सिख लेडी से पूछने लगते हैं, नफीजा उन्हें अपनी खाला बताकर बचा लेती है। वहीं कुछ देर ढूंढने के बाद जब ट्रेन में कोई नहीं मिलता तो वे लोग टीटी को ढूंढने लगते हैं। तो टीटी भी बाथरूम में बंद होकर पैसेंजर्स के सारे लिस्ट को फाड़कर फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी वे लोग दरवाजे को तोड़कर लिस्ट को छीन लेते हैं, जिसे पता चल जाता है अभी जिस लेडी से वो मिला था वो सिख थी। ये देखकर जैसे ही वे लोग वापस आते हैं वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि ट्रेन का जो गार्ड था वो पहले ही माँ और बेटी दोनों को वहां से हटा दिया था और अपने साथ ले जाकर सबसे पीछे वाले बोगी में रखे हुए था। वहीं दंगई लोग माँ बेटी को वहां ना पाकर पूरे ट्रेन में खोजना शुरू कर देते हैं। इधर इटारसी जंक्शन पर अशोक जी बार बार भोपाल जंक्शन पर कांटेक्ट कर रहे थे, पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए अशोक जी विनोद जी को इसके बारे में बताते हैं, तो वो अशोक जी की बातों पर ध्यान नहीं देते। उसे तो बस जीएम स्पेशल की पड़ी थी, जो कभी भी वहां चेक इन के लिए आ सकती थी। दूसरी तरफ इमाद जैसे ही लाइन रिपेयर करने वालों के पास पहुंचता है तो देखता है यहाँ भी सारे लोग मरे हुए हैं। तभी उसकी नज़र वहाँ के वायर पर जाती है, जिससे पता चलता है वहाँ पर कुछ तो रिपेयर का काम हुआ था। इसलिए इमाद जल्दी से भोपाल जंक्शन आकर यही बात एसएम सर को भी बताता है। ये सुनकर एसएम सर भी समझ जाते हैं वे लोग ब्लॉक लाइन ठीक कर दिए होंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ही ठीक किया जाता है, जो किसी भी स्टेशन को उसके आगे या पीछे के स्टेशन से जोड़ता है, जो कि एक तरफ था मिस रोड और दूसरी तरफ थी सुखी सेवनिया। इसलिए अब एसएम सर ब्लॉक फोन से नेक्स्ट स्टेशन में कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, पर जाने से पहले वो इमाद को अपने घर जाने बोलते हैं, क्योंकि इमाद की माँ घर में अकेली थी। लेकिन इमाद घर जाने से मना कर देता है, क्योंकि फैक्ट्री से 10 कदम की दूरी पर ही उसका घर था। तो जब गैस रिपेयर करने वालों तक को नहीं छोड़ा था तो उसकी माँ भी मर ही गई होगी। इसके बाद एसएम सर कम्युनिकेशन ऑफिस में आकर ब्लॉक फोन को थोड़ा बहुत रिपेयर कर फोन लगाने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इटारसी जंक्शन में जब अशोक जी को नहीं रहा जाता तो वो भी भोपाल जंक्शन के आगे सुखी सेवनिया पर कांटेक्ट कर भोपाल जंक्शन के बारे में कोई अपडेट बताने बोलता है, पर उसके पास भी कोई अपडेट नहीं थी। तभी बात करते वक्त सुखी सेवनिया में ही ब्लॉक फोन की घंटी बजती है, लेकिन जब फोन उठाया जाता है तो बात ही नहीं हो पाती। इसके बाद एसएम सर कई बार
और ट्राई कर बात करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही कॉल दूसरी तरफ उठाई जाती है लाइन कट हो जाता है, जिससे परेशान होकर एसएम सर फोन रख देते हैं। इधर अशोक जी को भी पता चलता है कि भोपाल जंक्शन से बार बार ब्लॉक लाइन पर फोन आ रही है, तो वो फिर से जाकर विनोद जी को बताने की कोशिश करते हैं, पर विनोद जी उल्टा अशोक का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां पर एक पैसेंजर को देखते हैं जिसका सामान खो गया था। वो फिर से विनोद जी के पास आता है, तो इस बार फिर से विनोद जी उसे बाहर करने लगते हैं, लेकिन तभी वो पैसेंजर अपना आईडी दिखाता है, जिससे सभी को पता चलता है वो रत्ती पांडे हैं जो इंस्पेक्शन के लिए आने वाले थे। इसके बाद रत्ती पांडे अशोक जी से उसके परेशान होने का रीजन पूछता है, तो अशोक जी भी सारी बात उसे बता देते हैं। ये सुनकर रत्ती जी तुरंत ही भोपाल जंक्शन एरिया के थाने में फोन लगाने बोलते हैं, जिससे उन्हें भी पता चल जाता है भोपाल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है, जिस कारण पूरे भोपाल शहर का गला घुट रहा है। ये सुनने के बाद तो रत्ती सर तुरंत ही भोपाल का मैप निकलवाते हैं, जिससे पता चलता है जंक्शन फैक्ट्री के पास में ही है। इसलिए वे लोग ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि भोपाल जंक्शन में सारे लोगों के मर जाने के कारण कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये जानने के बाद रत्ती सर फिर से सुखी सेवनिया से कांटेक्ट कर गोरखपुर एक्सप्रेस को रोकने बोलते हैं, लेकिन तब तक ट्रेन वहां पहुंच चुकी थी। इसलिए ट्रेन के गार्ड को रेड झंडी दिखाई जाती है, ताकि रेड झंडे को देखकर गार्ड ट्रेन को रोक दें। पर गार्ड तो दोनों सिख लेडी को दंगाइयों से बचाने में लगा था, जिस वजह से वो रेड झंडा को नहीं देख पाता और पूरी ट्रेन वहां से निकल जाती है, जो अब कभी भी भोपाल जंक्शन पहुंच सकती थी। दोस्तों, इस अफरा तफरी में लोगों की क्या हालत हुई होगी उस वक्त, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हो, जो किसी झटके से कम नहीं थी। थर्ड एपिसोड की शुरुआत जुलाई 1970 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब से होती है, जहां एक साइंटिस्ट मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC केमिकल पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी डालकर सो जाता है। तभी देखते हैं पानी डालने के बाद केमिकल खौलने लगती है और कुछ घंटे बाद वो एक्सपेरिमेंट बॉम्ब की तरह आवाज करके फट जाता है, जिससे साइंटिस्ट की भी नींद खुल जाती है। साइंटिस्ट जब देखता है तो लैब के शीशे में पूरी तरह से गैस फैल चुकी थी। यहीं पर पता चलता है वो गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड से हाइड्रोजन साइनाइड में बदल चुकी थी। ये देखकर साइंटिस्ट तुरंत ही अपने प्रोफेसर को बुलाता है, क्योंकि उस साइनाइड की वजह से प्लांट का भी बुरा हाल हो चुका था। इसलिए वो इस प्लांट के बारे में इंडिया के लोगों को वार्न करने बोलता है, क्योंकि भोपाल में इसी MIC की फैक्ट्री खोली जा रही थी, जिसे लोग अपने प्लांट में कीड़ों को मारने के लिए यूज करने वाले थे। पर प्रोफेसर साइंटिस्ट को शांत रहने बोलता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को इसकी जानकारी थी, जिस कारण प्रोफेसर को ये भी यकीन था कि इंडिया में MIC फैक्ट्री को पॉपुलेटेड एरिया से दूर कहीं दूसरे जगह पर खड़ा किया जाएगा। लेकिन उसी वक्त पता चलता है ये फैक्ट्री भोपाल सिटी के बीचों बीच बनाया गया है। साथ ही 40-40 टन के 3 MIC टैंक को भी इंस्टॉल किया गया है। ये देखकर साइंटिस्ट थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, पर प्रोफेसर साइंटिस्ट को तब भी चुप रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। कहानी फिर से प्रेजेंट के दिल्ली में आती है। यहाँ पर जूही चावला को दिखाया जाता है, जिनका नाम राजेश्वरी जांगले है। जांगले जब अपने घर में थी तभी रत्ती जी का फोन आता है, क्योंकि जांगले जो थी डायरेक्टर जनरल थी रेलवे की। इसलिए रत्ती जी उन्हें रेलवे के इशू पर बात कर भोपाल के बारे में बताते हैं और इसके लिए मंत्री जी से बात भी करने बोलते हैं, क्योंकि रत्ती जी को पता था कुछ पर्सनल इशू होने की वजह से मंत्री जी उनका फोन नहीं उठाएंगे। इसलिए वो जांगले को ही मंत्री जी से बात करने बोलती है, क्योंकि मैन पावर और मेडिकल सप्लाईज का इस वक्त भोपाल जंक्शन को बहुत ही जरूरत थी। इसलिए मैम भी मंत्री जी से बात करने के लिए राजी हो जाती हैं। इसके बाद रत्ती जी खुद भी इटारसी जंक्शन पर इटारसी के सारे कर्मचारी को बुलाने बोलते हैं, उन कर्मचारियों को भी जो इस वक्त ऑफ ड्यूटी में थे। दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस जो अब भोपाल जंक्शन की तरफ बढ़ रही थी,
उस ट्रेन में बदमाशों ने सरदारनी लेडी को मारने की धमकी देने लगता है, पर ट्रेन के गार्ड दरवाजे को बंद कर उन लोगों को रोके हुए थे। लेकिन वे लोग फिर भी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सरदारनी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी पता चलता है लेडी के साथ जो बच्चा था वो लड़की नहीं लड़का था। उसी दरमियान वो लेडी भी एक आदमी पर वार करके जख्मी कर देती है। साथ ही वो गार्ड भी किसी तरह उन लोगों को जख्मी करके शांत कर देता है और फिर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर तीनों वहां उतर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़कों को जब होश आती है तो वे लोग भी बाहर आकर तीनों को ढूंढने लगते हैं, पर तब तक गार्ड दोनों सिख लेडी को लेकर इंजन तक पहुंच चुका था। इसके बाद गार्ड लड़कों को ट्रेन से दूर करने के लिए खुद जंगल में जाकर रेलवे के डेटोनेटर को फोड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर लड़के भी गार्ड का पीछा करते हुए जंगल में चले जाते हैं। गार्ड जब ये देखता है लड़के ट्रेन से काफी दूर हो गए हैं तो वो फ्लेयर गन चलाकर ड्राइवर को ट्रेन चलाने का इशारा कर देता है। इसलिए ड्राइवर भी ट्रेन को स्टार्ट कर वहां से ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद गार्ड भी ट्रेन के पास आकर ट्रेन पर चढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक लड़का वहां पहुंचकर गार्ड को चाकू मार देता है। पर फिर भी गार्ड किसी तरह लड़के से छुटकारा पाकर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन पर पैसेंजर के लिए पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। साथ ही MIC धीरे धीरे सभी की जान ले ही रही थी, क्योंकि वे लोग वेटिंग रूम में भी रहकर महफूज नहीं थे। इसलिए इमाद वहां से सभी को निकालने के लिए बोलता है, पर समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने लोगों को एक साथ कैसे निकाला जाए, क्योंकि छोटे से इंजन में इतने लोगों को ले जाना पॉसिबल नहीं था। तभी SM सर को याद आता है इमाद निषाद यार्ड में मालगाड़ी को प्रिपेयर करने गया था, तो वहाँ पैसेंजर बोगी ना सही मगर मालगाड़ी की बोगी जरूर मिल जाएगी। इसलिए अब SM सर कांस्टेबल को पैसेंजर के साथ छोड़कर खुद इमाद के साथ उस मालगाड़ी के डब्बे को लाने चले जाते हैं। SM सर के जाते ही कांस्टेबल को भी ऑफिस में रखे हुए पैसों की याद आती है, इसलिए वो भी सारे पैसेंजर्स को एक आदमी के जिम में छोड़कर चला जाता है। आगे रेल मिनिस्टर के ऑफिस में देखते हैं जहां सारे लोग आराम से बातें कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि भोपाल जंक्शन के लोगों का दम घुट रहा है। यहाँ पर उन्हें लग रहा था अगर भोपाल जंक्शन पर मदद भेजा गया तो हो सकता है वे लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए मिनिस्टर साहब कोई भी मदद भेजने से मना कर देते हैं। साथ ही भोपाल की तरफ जाने वाले सारे ट्रेन को रीरूट करने का भी ऑर्डर दे दिया जाता है, क्योंकि गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन की तरफ गई तो थी पर अभी तक दूसरी तरफ से नहीं आई थी। तो उन्हें लगने लगा था गोरखपुर एक्सप्रेस पर बैठे सारे लोग भी मारे गए हैं। इसके बाद जैसे ही ये बात जांगले मैम रति जी को बताती है तभी उन्हें याद आता है इटारसी के बाद एक मिस रोड जंक्शन भी है, इसलिए वो रूट डाइवर्ट होने से पहले GM स्पेशल को मिस रोड क्रॉस करने बोलती है, ताकि कम से कम इटारसी जंक्शन से भोपाल जंक्शन तक मदद पहुंच सके। ये सुनने के बाद रत्ती सर तुरंत ही इटारसी में आए हुए लोगों को मदद करने के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि इस वक्त वहां मदद पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। तो इटारसी जंक्शन के लोग भी बिना अपनी जान की परवाह किए वे लोग रत्ती सर के साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी, मिस रोड तक तो उन्हें ट्रैक क्लियर मिलती, पर मिस रोड क्रॉस करने के बाद गोरखपुर एक्सप्रेस कब उनके सामने आ जाएगी ये जानकारी उनके पास नहीं थी। इसलिए वो भोपाल थाने फोन कर किसी कांस्टेबल को भोपाल जंक्शन तक मैसेज पहुंचाने बोलते हैं, ताकि भोपाल जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 को क्लियर रखा जा सके। इसके बाद GM स्पेशल भी लोगों की मदद करने के लिए भोपाल की तरफ निकल जाती है। इधर मैडसन का असिस्टेंट बार बार गैस लीक होने के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करने बोलता है, क्योंकि वे लोग तो इस वक्त केमिकल आइसोलेट ऑफिस में बैठे हुए थे, पर बाहर पूरा भोपाल सिटी गैस ट्रेजेडी से जूझ रहा था। लेकिन मैडसन किसी को भी नहीं बताना चाह रहा था। ऊपर से जब मैडसन के पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कॉल आता है तो मैडसन उनसे भी छुपाने की कोशिश करता है, इसलिए वो झूठ भी बोल देता है कि ये गैस जानलेवा नहीं है। इसी दरमियान पता चलता है 1963 से 1970 के समय इस गैस का एंटीडोज भी बनाया गया था। आगे अब कुमावत भी बस्ती में आकर कमरुद्दीन के घर आता है, जहां इस वक्त कोई भी नहीं था।
यहाँ पर कुमावत पूरे घर में छानबीन करने लगता है पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो अब कुमावत वहाँ से इमाद के घर जाता है जहाँ दिखता है इमाद की अम्मी भी मर चुकी थी। इसलिए अब कुमावत फैक्ट्री की तरफ आने लगता है पर इस वक्त तक उसकी भी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसके बाद कमरुद्दीन की वाइफ नफीसा जी को भी देखते हैं जो प्रेग्नेंट की हालत में ही मास्क पहनकर भागने की कोशिश में थी। कुछ देर आगे जाने के बाद वो फैक्ट्री के पास भी पहुंच जाती है। तभी वहां पर कमरुद्दीन की स्कूटर पर नजर जाती है। जैसे कमरुद्दीन सर वहीं पर छोड़कर चले गए थे इसलिए नफीसा वहीं पर जाकर फैक्ट्री के गेट को खोलने लगती है। पर तभी वहां पर कुमावत भी गाड़ी चलाते हुए गिर जाता है तो उसकी नजर नफीसा पर भी जाती है जो अब कभी भी माँ बन सकती थी। इसलिए कुमावत उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन जब वो अपने स्कूटर लाने जाता है तो स्कूटर बिगड़ चुकी थी। इसलिए कुमावत कमरुद्दीन का ही स्कूटर लेकर नफीसा को बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तभी यहाँ पर देखते हैं नफीसा ने जो मास्क पहना हुआ था उसमें भी छेद थी जिस वजह से नफीसा जी का भी हालत खराब होता जा रहा था। आगे दिल्ली के एक होटल में एलेक्स ब्राउन और उनका एक साथी जर्मनी से इंडिया किसी तरह के मेडिसिन का डील करने आया हुआ था। वैसे एलेक्स ब्राउन वही था जिन्होंने MI6 पर 1970 में एक्सपेरिमेंट किया था। वो इंडियन लोगों से बात ही कर रहे थे तभी उन्हें जर्मनी एम्बेसी से कॉल आता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वो MI6 के एंटीडोज के बारे में जानते हैं तो ये बात वो जाकर इंडियन गवर्नमेंट को बताएं। पर सामने से कॉल करने वाला कौन था वो अपना नाम नहीं बताते और इस कॉल को राजी रखने बोलते हैं। तभी हमें पता चलता है कॉल करने वाला कोई और नहीं मैटसन का असिस्टेंट था। इसके बाद एलेक्स और उसका दोस्त दोनों PM ऑफिस में PM के सेक्रेटरी से बात करने आते हैं जहां पर जांगले भी ऑलरेडी मदद मांगने के लिए आई हुई थी। वो यहाँ पर सेक्रेटरी से बोलकर रेलवे का रिलीफ नेटवर्क को एक्टिवेट करने बोलती है पर सेक्रेटरी सर बिना कोई भी चीज का परमिशन दिए हुए वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही वो एलेक्स की भी कोई बात नहीं सुनते। लेकिन जांगले दोनों को बात करते हुए सुन लेती है क्योंकि एलेक्स का दोस्त भोपाल के बारे में ही बात कर रहा था। इसलिए जांगले खुद ही एलेक्स के पास आकर पूछती है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो एलेक्स भी सारी बात बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है MI6 का एंटीडोज भी है जिसे सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है और वो एंटीडोज इंडिया के ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनी और बल्क मेडिसिन शिपर के पास अवेलेबल है। इसलिए उस एंटीडोज को जल्द से जल्द लोगों के पास पहुंचाना होगा क्योंकि अब लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। इधर कांस्टेबल भी SM सर के ऑफिस में आकर पूरा तोड़फोड़ कर देता है और तिजोरी की चाबी को हासिल कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो तिजोरी को खोलने लगता है वहां पर SM सर का असिस्टेंट प्रसाद आ जाता है। जब वो दिखता है वहां पर SM सर नहीं कोई और है तो वो SM सर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन कांस्टेबल बिना कोई जवाब दिए लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भोपाल के बारे में एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां मरीजें भरी पड़ी थी और सारे डॉक्टर्स और नर्सेज उनका इलाज कर रही थी। पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था ये कौन सी बीमारी है क्योंकि जो लोग मर रहे थे उनमें से कुछ लोग वापस से उठ भी जा रहे थे। तभी हम बस्ती में भी देखते हैं विजया की बेटी को जो मर चुकी थी पर कुछ ही देर बाद उसे भी वापस होश आ जाता है। इसलिए वो स्टेशन की तरफ चली आती है। वहीं हॉस्पिटल में कुमावत एक नर्स से नफीसा के बारे में भी पूछता है तो पता चलता है नफीसा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डॉक्टर्स नफीसा का रिपोर्ट्स मंगाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था नफीसा का कौन सा महीना चल रहा है। इसलिए अब कुमावत रिपोर्ट्स ढूंढने के लिए वापस स्कूटर के पास आता है जो कमरुद्दीन सर की ही थी। पर स्कूटर में नफीसा के रिपोर्ट्स के बजाय CS टाइसन की रिपोर्ट हाथ लग जाती है जिसे कमरुद्दीन सर ने मेडिसिन के ऑफिस से कॉपी करके स्कूटर में रख लिया था। आगे इमाद और SM सर यार्ड पहुंचकर जल्दी से एक डब्बे को इंजन से जोड़ते हैं और अनाजों को वहीं पर छोड़कर डब्बे को लेकर चले जाते हैं। बाद में SM सर जैसे ही जंक्शन पर पहुंचकर कांस्टेबल को आवाज लगाते हैं तो कांस्टेबल प्रसाद से लड़ना छोड़कर वापस SM सर के पास आ जाता है। यहाँ पर SM सर प्रसाद को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर सभी मिलकर पैसेंजर्स को जल्दी से जल्दी डब्बे में बैठने के लिए बोलते हैं।
कुछ देर बाद जब सारे लोग डब्बे में चले जाते हैं तभी वहां पर विजया की बेटी भी पहुंच जाती है। ये देखकर एक लड़की जो अभी भी डब्बे के बाहर ही थी वो जाकर विजया की बेटी को अपने कंधे पर उठा लेती है और ट्रेन तक ले जाने लगती है, पर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती। इसलिए अब उसकी मदद करने के लिए कुछ लोग भी बाहर आ जाते हैं और फिर फाइनली सभी मिलकर डब्बे तक भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद एसएम सर एक लैंप देकर पूरे डब्बे को बंद कर देते हैं और खुद प्रसाद और कांस्टेबल के साथ इंजन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इमाद इंजन को स्टार्ट करता है, इंजन स्टार्ट ही नहीं होती। तभी देखते हैं रत्ती सर अपने जीएम स्पेशल के साथ फुल स्पीड में भोपाल की तरफ बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ से गोरखपुर एक्सप्रेस भी भोपाल जंक्शन की तरफ बढ़ रहा था। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत गैस लीक होने के 12 साल बाद की दिखाई जाती है, वो भी 1996 में। यहाँ पर कुमावत फिर से फैक्ट्री के पास वाली बस्ती में आता है वहाँ की कुछ तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि हादसे के बाद से बस्ती पूरी खंडहर जैसी बन चुकी थी। इसलिए कई लोग अपने मकानों को किराए पर लगाकर बाहर चले गए थे। वहीं जो लोग उस हादसे से बच भी गए थे वे लोग अपने शरीर से हैंडीकैप हो गए थे। तस्वीरें लेते वक्त कुमावत नफीसा से भी मिलता है जिसे उसने हॉस्पिटल ले जाकर बचाया था। यहाँ पर नफीसा कुमावत को अपने कॉलोनी में भी ली जाती है जो गवर्नमेंट की तरफ से विधवाओं को दी गई थी, वो भी उन लोगों को जिनके पति फैक्ट्री के हादसे में मारे गए थे। साथ ही घर के खर्चों के लिए महीने का 300 रुपया मात्र भी दिया जा रहा था। खैर ये सुनकर कुमावत भी सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नजर नफीसा के बेटे पर जाती है जो जन्म से ही पूरे शरीर से हैंडीकैप हो चुका था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गैस लीक वाले दिन मास्क लगाने के बावजूद भी सांसों के थ्रू गैस बच्चे तक पहुंच रही थी, जिसमें माँ तो बच गई थी पर उसका बेटा गैस का शिकार हो गया था। दोस्तों इस सीरीज में एक बात भी कही गई है कि सच तो ये है कि इस देश में दांडी के नमक और खादी कपड़े से भी सस्ती कोई चीज मिलती है तो वो है आम आदमी की जिंदगी। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, यही कहना था ना गांधी जी का। मगर इस धर्म को भ्रष्ट करने वालों को क्या मिलता है? वहीं 15,000 लोगों की जान लेने वालों को क्या मिलता है? तो बता दूं, मिलता है सजा के नाम पर एक सरकारी प्लेन वीआईपी सर्विस के साथ, जो थी मैडिसन के घर वापसी की शाही सवारी। और हम तो यही हैं, यही थे, यही रहेंगे, एक ऐसे देश में जो ना जान लेने वालों को सजा देता है और ना जान बचाने वालों को शाबाशी। खैर इसके बाद कहानी प्रेजेंट के दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहां एंटीडोज सोडियम थायोसल्फेट को एलेक्स ब्राउन के साथ भोपाल के लिए रवाना किया जा रहा था। दूसरी तरफ मिस्टर मैडसन जब अपने ऑफिस में थे और सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रश कर रहे थे, तभी उसके पास कुमावत का हॉस्पिटल से फोन आता है जो बताता है उसके हाथ CS टाइसन की रिपोर्ट लग गई है, इसलिए अब वो ये सब रिपोर्ट को दिखाकर फैक्ट्री के लोगों पर लीगल एक्शन लेगा। क्योंकि मैडसन क्लेम कर रहा था उसके फैक्ट्री में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वर्कर्स की गलती की वजह से ये हादसा हुआ था। वहीं कुमावत की ये सब बातें सुनकर पहले तो मैडसन कुछ नहीं बोलता, फिर वो खुद रिपोर्ट में लिखे लाइनों को कुमावत को पढ़ने बोलता है, जिसे पढ़कर कुमावत को पता चलता है रिपोर्ट के मुताबिक उनके फैक्ट्री में सही में सब कुछ सही चल रहा था और जो गलतियां फैक्ट्री वालों ने की थी वो भी ठीक कर ली गई थी। तो अब उस रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट मैडसन को या मैडसन के लोगों को कुछ भी नहीं कर सकती थी, बल्कि मैडसन खुद रिपोर्ट ले जाकर कोर्ट में दिखाने वाला था उसके फैक्ट्री में सब कुछ सही है। दोस्तों इसी वजह से सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया गया था मैडसन आराम से इंडिया के प्राइवेट फ्लाइट में यूएस जा रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बाद में हमें यहीं पर कुछ ओरिजिनल वीडियोस भी दिखाई जाती है जो रिपोर्टर ने उस वक्त ली थी। खैर कहानी में आए तो रिपोर्ट्स के बारे में सुन और पढ़कर कुमावत के होशियां उड़ जाते हैं। आगे हमें उन पुलिस वालों को भी दिखाया जाता है जो आदेश मिलने पर भोपाल आए थे, लेकिन उन पुलिस वालों में से सारे लोग मारे गए थे सिवाय एक पुलिस वाले के। तभी हेडक्वार्टर से फिर से एक मैसेज आता है
मैसेज में बताया जाता है इटारसी से एक रिलीफ ट्रेन आ रही है, इसलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को क्लियर रखा जाए। ये सुनकर जैसे ही ऑफिसर भोपाल की तरफ गाड़ी घुमाता है, वहां पर उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल जंक्शन पर देखते हैं जहां चारों लोग इंजन में बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि इंजन तो खराब हो चुकी थी, साथ ही अब वे लोग वेटिंग रूम में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वेटिंग रूम का भी शीशा पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए कांस्टेबल सभी को सलाह देता है सारे पैसेंजर्स को अपना अपना देख लेने के लिए, पर एसएम सर नहीं मानते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी उनकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई थी। और हमें यहाँ पर पता चलता है एसएम सर ट्रेन वाला हादसा जो सपना में देखा करते थे वो रियल थी, और उस हादसे में एसएम सर को एक बच्चे को बचाना था जिसे वो नहीं बचा पाए थे, और तभी से वो कभी चैन से नहीं सो पाते थे। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन में एक नहीं 100 लोग थे, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं एसएम सर का क्या हाल होता। इसलिए वो खुद तो नहीं जाते, मगर तीनों में से जो जाना चाहता है उसे जाने बोलते हैं। सभी बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें गोरखपुर एक्सप्रेस की हॉर्न सुनाई देती है। ये देखकर एसएम सर समझ जाते हैं ट्रेन उनके सामने वाली पटरी पर ही आ रही है। ये देखकर अब प्रसाद ट्रैक पर जाकर डेटोनेटर लगाने का सोचता है, ताकि ड्राइवर को सिग्नल मिल सके कि भोपाल जंक्शन पर खतरा है। वहीं इमाद भी नॉर्थ की तरफ सिग्नल ग्रीन करने जाने लगता है, ताकि ड्राइवर को भोपाल से निकलते वक्त हिचकिचाहट ना हो। इसके बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल भी जाते हैं। वहीं एसएम सर भी माइक लेकर रेडी हो जाते हैं, ताकि वो पैसेंजर्स को ट्रेन से निकलने से रोक सके। इधर प्रसाद को देखते हैं, वो ट्रैक पर डेटोनेटर लगा तो देता है, पर ज्यादा भाग दौड़ करने की वजह से वो बहुत थक जाता है। गैस उसके फेफड़े तक पहुंच जाती है, जिस कारण वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं ड्राइवर जैसे ही ट्रैक पर लगे डेटोनेटर की आवाज सुनता है, गाड़ी को स्लो कर देता है। साथ ही सामने खड़ा रहकर कांस्टेबल भी ट्रेन को रोकने लगता है, जिस कारण फाइनली जाकर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही पैसेंजर्स भी बाहर आना शुरू कर देते हैं। कोई भी एसएम सर की अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देता, तो कांस्टेबल खुद ही सभी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद एसएम सर जल्दी से ड्राइवर के पास जाते हैं और कुछ ही देर में गाड़ी को चलाने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि ज्यादा देर यहाँ गाड़ी रोकी गई तो और भी लोग मारे जा सकते थे। बाद में एसएम सर खुद ही जाकर सामने वाली गाड़ी को भी गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत लोग बैठे हुए थे। वहीं इमाद भी अब सिग्नल को ग्रीन कर देता है, ताकि ट्रेन आसानी से निकल सके। लेकिन तभी वहां भोपाल में रहने वाले बहुत से लोग भी जंक्शन पर पहुंचकर ट्रेन में बैठना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो एसएम सर 3 मिनट और ड्राइवर को रुकने बोलते हैं। इसके बाद कुछ भी हो ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दे देते हैं और खुद भीड़ में जाकर सभी को ट्रेन में बैठने के लिए बोलने लगते हैं। इधर जीएम स्पेशल भी अपने फुल स्पीड में किसी तरह मिस रोड तक पहुंचने में लगी हुई थी, ताकि जल्द से जल्द मिस रोड क्रॉस कर भोपाल पहुंच सके। वहीं रेलवे वाले भी सारे ट्रेन के रूट को चेंज करने में लगे थे, ताकि कोई भी ट्रेन भोपाल तक ना पहुंच सके। तभी उन्हें मिस रोड के एसएम से पता चलता है जीएम स्पेशल मिस रोड के रास्ते में है, जो कभी भी मिस रोड क्रॉस कर सकती थी। ये सुनकर तो मिस रोड के एसएम को ऑर्डर दिया जाता है सिग्नल रेड करने का, ताकि जीएम स्पेशल भोपाल ना जा सके। लेकिन सिग्नल रेड देखकर भी रत्ती सर ट्रेन को नहीं रोकने बोलते। जब एसएम देखता है ट्रेन अभी भी धीमी नहीं हो रही है, तो वो अपने आदमी को बोलकर ट्रैक को ही चेंज कर देता है, जिस वजह से ट्रेन साइड के ट्रैक पर चली जाती है। इसलिए अब मजबूरन ड्राइवर को भी ब्रेक लगानी पड़ती है, नहीं तो ट्रेन दीवार से टकरा जाती। इधर जंगले मैन को भी पता चलता है रत्ती जी को रोक दिया गया है, इसलिए वो आकर पीएम से मिलती हैं और ट्रेन को रोकने का रीजन पूछती हैं। तो पता चलता है पीएम सर को डर था कि जो लोग जाएंगे कहीं वो भी ना मारे जाएं, लेकिन मैम बोलती हैं वो नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एक एंटीडोज का उन्हें पता चला है जो कुछ ही समय में भोपाल पहुंच जाएगा। पर यहाँ पीएम से पता चलता है एलेक्स ब्राउन को एयरपोर्ट पर ही उनके एंटीडोज के साथ रोक लिया गया है और एलेक्स ब्राउन को वापस यूएस ड्रॉप कर दिया गया है,
क्योंकि उनका कहना था कोई भी फिरंगी की बात मानकर गवर्नमेंट कैसे किसी भी केमिकल को अप्रूव कर इंडिया के लोगों को दे सकती थी। ये सुनकर जांगले भी कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए वो ये बात आकर रति पांडे को भी बताती है। तभी यहाँ पता चलता है रति और जांगले हस्बैंड वाइफ है, बस अपनी मन मोटाव के कारण एक दूसरे से अलग रह रहे थे। खैर आगे रति सर वापस आकर ट्रेन को तैयार करने बोलते हैं बिना एसएन के परमिशन के। तभी उन्हें इटारसी से किसी का फोन आता है, जिसमें रति सर को पता चलता है रेलवे ऑफिस में जब लोगों को पता चला कि रति सर को रोक दिया गया है तो रेलवे वाले भी सारे ऑर्डर्स को फाड़कर कचरे में फेंक दिए थे और रति सर की मदद करने के लिए चारों तरफ से रिलीफ ट्रेनें निकल चुकी थी। ये सुनकर तो रति सर भी खुश हो जाते हैं और खुद भी अपना जीएम स्पेशल लेकर भोपाल के लिए निकल जाते हैं। आगे भोपाल जंक्शन में जैसे ही 3 मिनट होती है ड्राइवर हॉर्न बजाना शुरू कर देता है। ये सुनकर एसएम सर जगह ना होने पर सभी को पीछे के बॉगी में बैठाने चले जाते हैं। तभी ट्रेन खुल जाती है। ट्रेन खुलते ही वो पुलिस वाला जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो किसी तरह स्टेशन पर आकर कांस्टेबल को बता देता है कि इटारसी से एक ट्रेन आ रही है, वो भी 1 नंबर पे। इसके बाद वो पुलिस वाला भी वहीं पर मर जाता है। ये बात सुनकर कांस्टेबल भी वही बात रेडियो के जरिए इमाद को भी बताता है। तो इमाद कांस्टेबल की बात सुनकर वापस जाने लगता है, क्योंकि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो गोरखपुर एक्सप्रेस और जीएम स्पेशल दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वहीं एसएम सर सभी बातों से अनजान वो लोगों को चढ़ाने के लिए खुद ट्रेन से उतर जाते हैं और ट्रेन भोपाल जंक्शन से रवाना हो जाती है। कुछ देर आगे जाने पर इमाद देखता है दोनों ट्रेन एक दूसरे के काफी नजदीक आ गई है, जिस वजह से वो किसी तरह हैंडल तक पहुंचकर ट्रैक को चेंज कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन हल्का सा एक दूसरे से टच होकर निकल जाती है, जिसके बाद इमाद भी वहीं पर गिर जाता है। साथ ही एसएम सर भी एक बच्चे को बचाने के लिए उसके सारे जहरीले ऑक्सीजन को अपने शरीर में खींच लेते हैं और खुद मारे जाते हैं। बाद में वहां पर कांस्टेबल भी आकर उन्हें बताता है इटारसी से रिलीफ ट्रेन आ रही है, पर तब तक एसएम सर मारे गए थे। इसलिए अब कांस्टेबल उनके पैंट से तिजोरी की चाबी निकालकर वहां से चला जाता है। आगे हॉस्पिटल में जब नफीजा को होश आती है तो उसे पता चलता है उसका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन कुमावत को नर्स से पता चलता है माँ के पेट में ही बच्चे का ऑक्सीजन बहुत देर से कट गया था, जिस वजह से बच्चे के न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन पर असर पड़ा है। तभी हमें बच्चे को भी दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। इसके बाद कुमावत वहां से निकलकर हॉस्पिटल के पेशेंट्स की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमें सारी तस्वीरें रियल वाली दिखाई जाती है, जिसे हादसे के वक्त सच में लिया गया था। आगे जीएम स्पेशल भी भोपाल जंक्शन पर पहुंचकर लोगों को मेडिकल हेल्प देना शुरू कर देती है। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद जंक्शन पर बॉडी की लाइन लगी हुई थी, जिनमें एसएम सर, इमाद, प्रसाद, विजया सभी की बॉडी शामिल थी। अगले सीन में हमें सुबह के वक्त को दिखाया जाता है जब गैस पूरे हवा से क्लियर हो चुकी थी। तभी हमें सुबह के दिन के रियल वीडियो भी दिखाई जाती है, जहां गैस की वजह से पूरा शहर वीरान जैसी दिख रही थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे। आगे अब भोपाल जंक्शन पर देखते हैं जहां रेलवे के अधिकारी आकर तिजोरी को तोड़ते हैं। पूरा तिजोरी ही खाली था, इसलिए अब सभी समझ लेते हैं कि स्टेशन मास्टर ही सारे पैसे को लेकर भाग गया होगा, क्योंकि इतने भीड़ में एसएम सर की बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी। तभी वहां पर कांस्टेबल को देखते हैं जिसने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो फिर से जाकर सारे पैसे को तिजोरी में ही रख देता है। बाद में जब रेलवे वाले फिर से रति सर के साथ वहां पर आते हैं तो देखते हैं सारे पैसे तिजोरी में ही रखे हुए थे। ये देखकर रति सर उस आदमी पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे ब्लॉक फोन से सिग्नल भेजने वाला और कोई नहीं एसएम सर ही होंगे, क्योंकि अगर वो सिग्नल नहीं भेजा गया होता या गोरखपुर एक्सप्रेस को नहीं रवाना किया गया होता तो वहां पर और भी हजारें लाशें पड़ी हुई होती। ये बोलकर रति सर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां पर दिल्ली भोपाल रिलीफ स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है,
जिससे लोगों को भोपाल जंक्शन से दिल्ली लाया जाता है। और फिर यहाँ भी हमें कुछ रियल वाले वीडियो दिखाए जाते हैं जब लोग ट्रेनों के छतों पर बैठकर दिल्ली के लिए जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एसएम सर का बेटा भी एसएम सर को ढूंढते हुए आता है, पर वहाँ उसके पिता का नाम मरने वालों में नहीं लिखा हुआ था, इसलिए उसे सलाह दिया जाता है वहाँ पर तलाशने के लिए जहाँ पर बिना पहचान किए हुए बॉडी को रखा गया था। इसलिए एसएम सर का बेटा उस जगह पर भी आता है जहाँ पर भी बहुत सारे लोग को दफनाया जा रहा था। तभी देखते हैं एक तरफ बहुत सारी चिताएं जलाई जा रही थी तो एक तरफ लोगों को दफनाया जा रहा था। यहाँ पर हमें कुछ रियल वीडियो को भी दिखाया जाता है। आगे देखते हैं लोग जैसे ही एसएम सर की बॉडी को जलाने ले जा रहे थे तभी एसएम सर को अचानक से होश आ जाती है, जिसके बाद अब वे लोग एसएम सर को बचाने में लग जाते हैं। तभी यहाँ पर पता चलता है ऐसा चौथी बार हो रहा था जब मरे हुए लोग भी जाग जा रहे थे। वहीं हल्ला गुदाल होने की वजह से एसएम सर के बेटे की नजर एसएम सर पर पड़ जाती है, इसलिए अब वो अपने अब्बू को उठाकर अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। दोस्तों इसके बाद हमें रियल इंसिडेंट्स के कुछ वीडियो भी दिखाए जाते हैं और बताया जाता है तो पता चलता है भोपाल जंक्शन का स्टेशन मास्टर सच में डेड डिक्लेयर होने के बाद मॉर्चरी में जाग गया था। इसके बाद गैस को हवा से हटाने के लिए हेलीकॉप्टर से दवाई को छिड़का गया था। जो जर्नलिस्ट केस की छानबीन कर रहा था रियल में उसका नाम राजकुमार केसवानी है। बाद में उनकी मृत्यु 2021 में कोविड के कारण हो गई थी। इसके बाद जीएम स्पेशल टीम को भी दिखाया जाता है जो भोपाल जंक्शन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर फेल रहते हैं। वहीं जिस टॉक्सिकोलॉजिस्ट को जर्मन भेजा गया था उसे फिर से बुलाया जाता है, वो भी 50,000 सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सजदा बानो जो अपने हस्बैंड को 1981 में खो दी थी वो भी गोरखपुर एक्सप्रेस से आने के बाद एमआईसी की वजह से अपनी एक बेटी को खो देती है और उसकी दूसरी बेटी एमआईसी की ही वजह से अपंग हो जाती है। दोस्तों इसी माँ के दर्द को दर्शाते हुए उनका एक पुतला भी भोपाल में बनाया गया था। वहीं बात करें एमआईसी की वजह से मरने वाले टोटल लोगों की तो वो 15,000 से भी ज्यादा थी। वहीं उस एमआईसी ने कितने लोगों को अपंग किया था इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। इसके बाद सीन 1 साल के बाद दिखाई जाती है, वहीं 2 या 3 दिसंबर को, जहां एसएम सर अपने मरे हुए दोस्त की श्रद्धांजलि देने आते हैं और वापस जंक्शन की ओर चले जाते हैं। ऑफिस में आते ही उनकी मुलाकात उस कांस्टेबल से भी होती है जो एसएम सर से मिलने आया था। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्य भी होते हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे के बारे में लग रहा था वो मारे गए हैं। वैसे यहाँ पर कांस्टेबल सर को एक अमानत देने आया था जो थी एक नोट जो उसने रख ली थी। खैर यहाँ पर सर भी समझ चुके थे उस दिन जो चोर आने वाला था वो कांस्टेबल ही था, पर वो कुछ नहीं करते क्योंकि कांस्टेबल ने सिर्फ चाबी चुराई थी, पैसे नहीं। और फिर इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताना यार, ताकि आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। खैर दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं किसी और नए मूवी के साथ। जय हिंद।